वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ है रायपुर की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन शिल्पी गोयल मैम। वेलकम मैम। थैंक यू। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। श्योर। थैंक यू वेरी मच। मैं शिल्पी गोयल हूँ, डाइटिशियन एंड वेलनेस एक्सपर्ट, और न्यूट्रिशन बोल के मेरी एक संस्था है जहाँ पर हम सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे कि डायबिटीज, पीसीओएस, ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, कोलेस्ट्रॉल को हम डाइट एंड लाइफस्टाइल की मदद से मैनेज करवाते हैं। सो नाइस। और शायद आप एक ऑथर भी हैं, आपने Yes. बुक भी लिखी है। मेरी बुक का नाम है टेक अ शिल पिल, पावर ऑफ माइंड इन शेपिंग योर हेल्थ। ओके। तो पहले मैम ये बताइए कि मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन इश्यूज क्या होते हैं किड्स में एंड अडल्ट्स एज वेल। जो सबसे बड़ा न्यूट्रिशनल इशू है हमारी कंट्री में या ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में देख रही हूँ कि हमारा वेट बढ़ जाना, बीएमआई से ज्यादा हमारा जब वेट हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स में भी अफेक्ट आता है, लिवर फैटी होता है और उसके बाद सीरीज ऑफ प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे ही फैटी लिवर आता है, आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बिगड़ने लगते हैं, एंड दैट लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट डिसीज, एंड देन प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज, एंड देन मेनी मोर सच प्रॉब्लम्स। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि शुरुआत जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके ओवरवेट होने की वजह से हो जाती है, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ओके। आजकल हम बहुत सारे डाइट फॉर्म्स देख रहे हैं, कीटो, वीगन, ग्लूटेन फ्री। सो इसमें से कौन सा वर्जन हमें लेना चाहिए, कौन सा हेल्दी है, इसको थोड़ा हाईलाइट करिए। डाइट वही सबसे बेस्ट है जो आपके लिए कस्टमाइज किया गया हो, आपकी रूटीन को देखने के लिए। और जो भी डाइट फॉर्म आपने यूज किए, कीटो डाइट, वीगन डाइट या फिर ग्लूटेन फ्री डाइट, ये कुछ स्पेसिफिक डाइट हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये जनरलाइज्ड है, सभी के लिए है। तो एक जो सबसे बड़ा चेंज आना चाहिए वो ये है कि आप एक प्रोफेशनल एडवाइस से ही कोई भी डाइट को यूज करना शुरू करिए। अगर आप स्पेसिफिक डाइट पे जा रहे हैं तो आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर पर्सन का साथ होना बहुत जरूरी है। हम गलतियां ये करते हैं कि हम किसी से भी या गूगल से भी सर्च करके एनी रैंडम डाइट, पड़ोसी से पूछकर, ट्रेनर से लेकर हम डाइट प्रोग्राम को शुरू कर देते हैं। तो एक क्वालिफाइड डाइट आपकी हीलिंग में बहुत ज्यादा मदद करती है। क्वालिफाइड डाइटिशियन की एडवाइस से आप आगे बढ़े तो डाइट वही अच्छी है जो आपके लिए कस्टमाइज और आपकी जरूरत को देखते हुए प्लान की गई हो। हाँ, क्योंकि आजकल मेरी फ्रेंड ने ये किया है तो हम भी यही कर लेते हैं। ऐसा ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, बट इट इज ऑलवेज सेफ कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ ही चीजें शुरू करें। यस। So, बहुत फूड क्रेविंग्स भी होती हैं, किसी को मीठा खाना है, किसी को चटपटा खाना है, तो ये कैसे मैनेज करें हम? फूड क्रेविंग्स को मैनेज करने का एक ही तरीका है कि फूड यानी कि रस, हमें जो हमारे रसेंद्रियों में या जीभ में, टंग में सभी तरह के फ्लेवर्स हैं। किसी को मीठे की क्रेविंग होती है, किसी को तीखे की क्रेविंग होती है। तो आप अगर अपने मील में सभी तरह के रसों को शामिल करेंगे तो क्रेविंग नहीं होगी। दूसरा, इमोशनली अगर स्टेबल रहते हैं, कई बार क्रेविंग्स हमारे हार्मोन ओरिएंटेड होते हैं। कई बार स्ट्रेस में हैं तो क्रेविंग हो रही है मीठे की, तीखे की, चाय कॉफी की, कैफेनेटेड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने आप को भूखे रखते हैं तो भी जब भी नेक्स्ट मील खाते हैं तो उसमें बहुत क्रेविंग होती है आपको। फोर्थ, अनप्लान मील लेते हैं तो भी क्रेविंग होती है। तो अगर आपकी डाइट को न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड किया जाए जिसमें सभी तरह के फ्लेवर्स मौजूद हैं, मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, कषाय, सभी तरह के रस मौजूद हैं, तो क्रेविंग नहीं होती। दूसरा, अगर आपकी डाइट न्यूट्रिशनली रिच है तो भी आपकी क्रेविंग डाउन आ जाती है। तीसरा, अगर आप मेंटली स्टेबल हैं तो भी आपको फूड क्रेविंग्स कॉम्बैट करने में बहुत मदद मिलती है। तो न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ ये दोनों इंटरकनेक्टेड, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। एंड कॉफी से मुझे याद आया, आजकल की जो यंग जनरेशन है उन्हें रोज सुबह शाम, इवन जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेट नाइट जाग रहे हैं, उनको कॉफी चाहिए रहती। सो इज इट हेल्दी? मेरा ये सोचना है कि कैफीन कंटेंट कब होता है कॉफी में या चाय में, कोल्ड ड्रिंक में, चॉकलेट्स में कैफीन होता है। और जो कैफीन होता है वो आपको स्टिमुलेट करता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उन दोनों लोगों को तो कॉफी और चाय कॉफी से बचना चाहिए, बिकॉज कैफीन कैन क्रिएट अ एसिडिक एनवायरनमेंट इन द बॉडी। दूसरा, ब्लड प्रेशर को स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से आपको अनस्टेबल रीडिंग्स आएंगी। तीसरा, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी करता है। तो वाटर की भी आपकी बॉडी से थोड़ी सी फ्लश आउट कर देता है, पानी को।
और चौथा ये आपको एडिक्ट बना देता है। जब आप इसको नहीं लेंगे तो आपका सिर दुखना, आपकी एक मेंटल डिपेंडेंसी इसमें हो सकती है। तो मेरा ये सोचना है कि कैफीन का इंटेक जितना कम रखा जाए उतना अच्छा है। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हर्बल डिटॉक्स टीज जो कि आप घर पे ही हेल्दी इंग्रेडिएंट से प्रिपेयर कर सकते हो। दे कैन आल्सो हेल्प यू कीपिंग अलर्ट and they also give you a lot of good flavors. And then there are many green teas which are caffeine free, which are available in the market. They are also very tasty and flavorful. एक प्रॉब्लम और है चाय कॉफी के साथ, जिसमें मिल्क और शुगर के एडिशन के कारण कंटिन्यूसली आप उसमें उस जोन पे रहते हैं जहाँ पे आपका इंसुलिन हाई रह रहा है, तो आपको ये वेट गेन भी करा देता है। एक प्रॉब्लम और है कि जब आप इसके साथ बिस्किट कुकीज को कंबाइन कर देते हैं तो भी आपकी डाइट बहुत अनहेल्दी हो जाती है। तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है, तो आई वुड डेफिनेटली से कि जितना मिनिमाइज रखें उतना बेटर, कम से कम है। सो एक और चीज है कि पनीर हम ऐसे कहते हैं कि जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं, दही नहीं खाते हैं, तो पनीर उसका एक सब्स्टिट्यूट है। लेकिन कहीं मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि पनीर भी बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी चीज बहुत हेल्दी भी है तो भी हम उसे एक्सेसिवली कंज्यूम करेंगे तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम टू द बॉडी। पनीर एक अच्छा कॉटेज चीज जिसको बोलते हैं, अगर हम घर पे ही निकालते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो डेफिनेटली बढ़ते हुए बच्चों के लिए कैल्शियम को देखते हुए और प्रोटीन को देखते हुए पनीर इज अ गुड ऑल्टरनेट, कैन बी गिवन टू किड्स, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू लुक फॉर इंडिविजुअल टॉलरेंस। अगर बच्चे को मिल्क का इंटॉलरेंस या पनीर का इंटॉलरेंस हो तो हमें उसे फोर्सफुली नहीं खिलाना है। देयर आर मेनी अदर सब्स्टिट्यूट which can be planned and given to person, but it is a healthy alternate which can be included in the diet. तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को हफ्ते में 4 बार मत दो, बिल्कुल दिया जा सकता है, डेली बेसिस पे भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगेन डिपेंड्स कि अगर वो पर्सनल लेवल पे इंटॉलरेंट हो तो फिर हमें उससे बचना चाहिए। और एक चीज है कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हुए या मोबाइल फोन में शॉर्ट्स देखते हुए खाना खाते हैं। क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कुछ भी पता होता है, बस सामने स्क्रीन चल रहा है और हम बच्चे खाना खा रहे हैं या मम्मियाँ उन्हें खाना खिला रही हैं। सो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? पेरेंट्स को एक गुड रोल मॉडल बनना पड़ेगा। क्या हमें ये देखना है कि क्या हम घर पे बड़े भी ऐसा ही कर रहे हैं, क्या हम टीवी देखते हुए खाते हैं, क्या हम मोबाइल देखते हुए खाते हैं? बच्चों को वही हैबिट अडॉप्ट हो जाती है। कई बार बचपन में हमने ही वैसा किया कि बच्चों को टीवी और मोबाइल के सामने बिछाकर खिलाने की कोशिश की ताकि बच्चा खा ले। तो ये सारे हमारे ही बोए हुए बीज हैं, अब इन्हें हमें ही ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे माइंडफुल ईटिंग करें और एक साथ हम फैमिली टाइम के साथ हम जब फूड को खाते हैं, वैसे तो हमारा जो ट्रेडिशन था जमीन पे बैठ के आलती पालती लगाकर फूड को लेने का, वो और भी ज्यादा अच्छा था। पर अगर हम डाइनिंग पे भी बैठ के माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो उसके परिणाम बहुत ही अच्छे होते हैं। पहली चीज तो बच्चे ओबेज नहीं होंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, जंक नहीं खाएंगे। दूसरा, बच्चों को पता होगा कि वो कब कितना क्यों खा रहे हैं। तो माइंडफुल ईटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए धीरे धीरे हम शुरू करें। तो जो बच्चों को टीवी देख के खाने की लत लग गई है, उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि इनको स्टोरी बुक सुनाते हुए, हमें स्टोरी सुनाते हुए, इंगेज करते हुए धीरे से हम उन्हें बाहर निकालें, क्योंकि फोर्सफुली तो आप कुछ भी करा नहीं सकते और कर नहीं सकते। तो धीरे से स्टोरी बुक के साथ हम बाहर आए और फिर धीरे से हम फैमिली टाइम प्रमोट करें, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स अपने गैजेट से दूर होकर अपना फूड को एंजॉय कर रहे हैं। तो फूड इज एन एक्टिविटी जो कि बहुत अच्छे से एंजॉय होनी चाहिए। इससे हमारा सेटिस्फेक्शन, ग्रेटिफिकेशन लेवल भी हाई रहता है। एक्चुअली में मतलब जब हम खाना खा रहे हैं तो गैजेट्स से दूर रखकर ही डाइनिंग टेबल पर बैठना चाहिए। बिल्कुल। एंड सेल्फ ईटिंग या सेल्फ फीडिंग जिसे हम बोलते हैं, खुद बच्चे अपने हाथ से खाएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इंडिया पे न केवल बच्चों को फिजिकली स्पून फीड कर रहे हैं, बल्कि बहुत लेवल पे हम उनको स्पून फीड कर रहे हैं। तो हमें हर तरह के स्पून फीड से बाहर निकल के उनको सेल्फ फीडिंग प्रमोट जल्दी से जल्दी करना चाहिए। एंड ये भी आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चों में ओबेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। तो ये पेरेंट्स को ही कंट्रोल करवाना होता है। तो इस पे कुछ आप टिप्स पेरेंट्स? इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम बहुत सारे बच्चों के वेट को कम कराते हैं। ओबीज बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके प्री डायबिटीज या फिर उनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए या फिर नेक के पास पूरा उनका ब्लैक हो गया है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आने शुरू हो गए हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो गए, पीसीओएस के प्रॉब्लम लेकर बच्चे आते हैं। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बच्चों को फूड देते हैं। कई बार जैसे सुबह बच्चा अगर 6 बजे स्कूल जाता है
तो उस समय हम उन्हें दूध दे के भेजते हैं। हाँ और उसके बाद जब वो घर आता है तो उसे फुल मील वापस कराते हैं। हाँ मतलब हमने 1-2 टिफिन दे के भेजे, जब बच्चा घर पहुंचा तो वापस फुल मील दे रहे हैं। हाँ और बच्चों के डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल या प्रोटेक्टिव चीजें बहुत कम है। हाँ। हम उन्हें कंप्लीट मील बार बार दे रहे हैं, मिल्क का इंटेक बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो ओवरऑल उनकी डाइट की क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है। और बहुत बार हम ये देखते हैं कि बच्चा अनहेल्दी चीजें भी बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, ब्रेड्स, जैम, हाँ। बूस्ट, बॉर्नविटा, पैकेज्ड आइटम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इन सभी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा अपनी एज से बड़े कपड़े वेयर कर रहा है तो तुरंत अलर्ट होना है और बच्चे के फिटनेस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला काम डाइट को ठीक करना है, उसकी फिटनेस लेवल की, एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है, टाइमली उसकी सारी चीजें होनी चाहिए। तो इस चीज पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों की कम हो गई है। मतलब पहले तो हम शाम हुई कि बाहर ही हुआ करते थे, घर तो खींच के लाना पड़ता था कि घर चलो, अब धक्का देना पड़ता है कि बाहर जाओ। तो ये भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस चीज की वैल्यू से वाकिफ नहीं है। पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं कि बच्चा बैक टू बैक पढ़ाई कर रहा है, बैठा हुआ है, दे आर ऑल ओके विद इट। बट नो, माइंड की शार्पनेस भी तभी बढ़ती है जब बच्चा दिन में एक बार खूब अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज करे। तो उसे साइकिलिंग के लिए मोटिवेट करिए। उठने के बाद बच्चे की कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस हो। किड्स लव टू प्ले गेम, स्पोर्ट्स, साइकिल। तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी उनकी दिनचर्या रूटीन में होना बहुत जरूरी है। वो सेल्फ योगा भी कर सकते हैं जिनके पास समय कम है, जो बच्चे एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं, तो योगा भी करे तो चलता है। ओके। एंड स्वीट्स, चॉकलेट्स, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया, बच्चों के लिए चॉकलेट ले आया, फिर चाचा, दादा, घर में नाना, नानी, सब मीठा, चॉकलेट्स, ये सब बच्चों को देते ही रहते हैं। सो इज इट ओके? देखिए, बच्चों को चॉकलेट्स मिलने से आप रोक नहीं पाएंगे और मिलने के बाद उनको खाने से भी नहीं रोक पाएंगे। तो इसमें हमने एक छोटी सी टेक्निक निकाली थी जिसने काम किया, काफी हमारा ये सक्सेसफुल रहती है ये टेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं चॉकलेट बैंक। ओके। तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि आपको जितने भी मिलते हैं गिफ्ट्स, चॉकलेट्स मिलती हैं, लेट अस मेक अ बैंक। एंड अगर बच्चे 2 सिबलिंग है तो हम ये भी बोलते हैं कि हम देखेंगे कि किसने ज्यादा कलेक्ट किए। अच्छा। अगर बच्चे ने खा भी लिया तो रैपर भी कलेक्ट करना है, अच्छा। सो दैट एटलीस्ट वी हैव डॉक्यूमेंटेशन कि मंथ की एंड तक उसने कितने चॉकलेट, तो कितने उसने साबुत बचा और कितने उसने रैपर्स बचाए। ये चीज अप्लाई होती है चिप्स में भी। जितने भी पैकेज्ड फूड है तो दे हैव टू प्रिजर्व इट एंड यू गिव देम सम रिवॉर्ड। यू नो, इतने बचे तो उसके अगेंस्ट में हम बच्चों को कुछ चीज दिला पाएंगे। और उन चीजों को हम फिर शेयरिंग करवाते हैं बच्चों को, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं वहां एक दिन उनको ले जाके उनको बंटवाते भी हैं, so that kids also have this feeling of, you know, sharing and giving them away। तो ये चीज टेक्निक काम करती है। बहुत अच्छा है। तो ये चीज हम जरूर बच्चों को बता सकते हैं। चॉकलेट इसी बहाने बच्चे खाने से रोकेंगे अपने आप को। और 1 चॉकलेट इन अ डे वाला भी आप रूल लगा सकते हैं, बट देन इट विल बिकम नेसेसिटी फॉर देम टू हैव 1 चॉकलेट एटलीस्ट इन अ डे। तो इट कैन वर्क आउट, यू नो, पर्सन टू पर्सन, बट दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स कैन बी यूज्ड। और जैसे आप बोल रहे थे कि सुबह हम टिफिन में भी पूरा फुल मील देते हैं, फिर आने के बाद भी फुल मील हो जाता है। सो कैसे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं? यूजुअली हम किसी भी पर्सन में, अडल्ट्स में भी, बच्चों में भी, हम 3 फुल मील देना चाहते हैं। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और जो बीच के मील्स है उसमें आप कोशिश ये करें कि फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल जूस, सैलेड, इस तरह की प्रोटेक्टिव चीज ही हम रखें। और डिपेंडिंग ऑन द हाइट एंड वेट ऑफ द किड, also a small cup of milk can be planned, maybe egg can be planned, or a healthy snack can be planned। but majorly हम ये देखते हैं कि हमारे 3 फुल मील और बाकी रेस्ट प्रोटेक्टिव फूड रहे, बाकी बच्चे को एक बैलेंस्ड मील मिल सके। ओके। एंड पहले हम जब बैक्टीरिया के बारे में बात करते थे तो यानी वो खराब होता था, बैड होता था, बट नाउअडेज वी आर हियरिंग अबाउट गुड बैक्टीरिया। सो व्हाट इज इट? गट बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं हमारी गट में पाए जाते हैं, और हम ये देखते हैं कि हम कितना जल्दी जल्दी बच्चों को एंटीबायोटिक से एक्सपोज करते हैं। बच्चों की तबीयत बिगड़ती है तो सबसे पहले हम ही इम्पेशेंट हो जाते हैं। वी टेक देम टू डॉक्टर एंड देन मे बी डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स देम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जब हमारे बैड बैक्टीरिया को तो खत्म करता ही है, साथ ही हमारे गुड बैक्टीरिया को भी हार्म कर देता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि एवरी एंटीबायोटिक कम्स विद सम काइंड ऑफ एंटी एसिडिटी दवाई। एंटासिड के साथ ही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है। उसका वजह ये होता है कि आपके बैड गुड बैक्टीरिया भी खराब हो जाते हैं,
जिससे आपको गट इश्यूज ना हो, उसको सपोर्ट करने के लिए एक और एडिशनल दवाई आपको मिल रही है। ओके। तो बहुत फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करना है, हमारी इंटरनल हीलिंग पे फेथ करना है। अगर हम रेस्ट करेंगे, गुड फूड लेंगे, हम अगर प्रॉपर अपनी केयर करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बी फाइटिंग बैक अगेंस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स। तो बहुत फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक्स ना लें, बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार ना पड़ें, अपने डाइट का ख्याल रखें। प्लस हमारे डाइट में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमारे गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करती है, जैसे कि कर्ड इज अ थिंग जिसमें हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं। बहुत सारे पिकल्स में भी होते हैं जो हमारे फर्मेंटेड फूड होते हैं, जैसे इडली, डोसा, और साथ ही हमारा जो कांजी पानी होता है जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल वो है, वो भी हमारे गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। और ये भी रिसर्च में देखा गया है कि जो बच्चे मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, तो वो भी हमारे गुड बैक्टीरियाज को कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलता है उससे। अच्छा, आजकल तो बहुत कम हो गया है मिट्टी का, हम कहाँ के बच्चों को बिल्कुल खेलने नहीं देते हैं। बिल्कुल, नेचर कनेक्ट जो बच्चे रहते हैं वो लोग मेंटली भी बहुत स्टेबल रहते हैं। तो जितना हम पानी, हवा, मिट्टी और अर्थ और सन से कनेक्टेड रखेंगे अपने बच्चों को, उतना बच्चों का डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होगा। अच्छा, आपका जो चैनल है जहाँ पे हम अच्छी अच्छी हेल्दी रेसिपीज आप वहाँ हमें सिखाते हो, एंड आई हैव सीन इट, इट्स अमेजिंग। तो उसमें आपकी कोई फेवरेट रेसिपी है? बिल्कुल, मेरा YouTube चैनल का नाम न्यूट्रिशिल्प है। न्यूट्रिशिल्प मेरी जो फर्म का नाम है, जिसमें मोर देन 400 रेसिपीज, हेल्दी रेसिपीज हमने अपलोड की हुई है। ये सारी रेसिपीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि मेरा फेवरेट जो रेसिपी है वो है लौकी पिज्जा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाम पे ना जाए, आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। ये कोई बच्चा भी बना सकता है, बिकॉज इट्स नॉट अ कुक्ड डिश, इट्स अ रॉ डिश एंड इट इज सो अमेजिंग। देन नेक्स्ट आता है मेरा रोटी सैंडविच। हम लोग सब सैंडविच के बड़े शौकीन हैं, एंड बच्चों को लगता है कि सैंडविच खाएं, पेरेंट्स को लगता है कि बहुत फास्ट बन जाएगा। तो रोटी सैंडविच इज आल्सो अ वेरी गुड डिश जो देख के ट्राई करनी चाहिए। एंड थर्ड है मेरी पुडिंग्स। हम लोग स्वीट के लिए सब लोग बहुत सोचते हैं कि हम क्या खाएं, एंड मीठे में और ऑड आवर्स में हम ऐसी कौन सी स्नैक है जो हम खा सकते हैं। तो ये पुडिंग्स मेरी बहुत अच्छी हैं। और जितने लोगों को शुगर या डायबिटीज या PCOS या मोटापे की समस्या है, वो मेरे सुपर ग्रीन स्मूदी सर्च कर सकते हैं, दैट वर्क्स एज अ संजीवनी फॉर देयर बॉडी। So I'll recommend everyone to please मैम का चैनल देखिए, वहाँ हेल्दी हेल्दी रेसिपीज आपके लिए ज़रूर आगे यूजफुल रहेंगी टू स्टे हेल्दी। एंड मैम, बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स ये बहुत पसंद आता है, तो आपने सैंडविच बता दिया, पिज़्ज़ा बता दिया, नूडल का भी कोई वर्जन है उसका? बिल्कुल है। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारा जो हेल्दी वर्जन है वो आप जरूर ट्राई करें, कि हम क्या करते हैं, हम चपाती को रोल आउट करते हैं, उसको कट करते हैं लंबे लंबे पीसेस में, फ्लैट नूडल बनता है। अच्छा। और उसको हम बॉइलिंग वाटर पे डाल देते हैं, नमक वाले बॉइलिंग वाटर पे उसको निकालते हैं। बॉइलिंग वाटर में थोड़ा ऑयल भी डला रहता है, उसको निकालते हैं, धोते हैं एंड नूडल्स के जैसे छौंक देते हैं। अच्छा। तो ये तो एक हेल्दी रेसिपी है जो घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे डली हुई है। बट फिर भी अगर बच्चे को आप बाहर लेके जा रहे हो जहाँ पे वो नूडल्स, पास्ता ऑर्डर कर रहा है, तो आई ऑलवेज से कि शेयर इट विद द फैमिली। ट्राई टू ऑर्डर लेस फ्रॉम आउटसाइड and make them a rule, make it a rule that have something and go. हम लोग क्या करते हैं कि हम बिल्कुल हंग्री, खाली पेट जाते हैं, एंड देन वहां जाके ओवर ईटिंग होती है। वी हैव टू सेव अवरसेल्फ फ्रॉम दैट। बाहर जाइए, फैमिली टाइम एंजॉय करिए, हैव समथिंग एंड गो, एंड वहां पर हम एक मील से शेयरिंग करें, तो दैट विल हेल्प देम नॉट हैव junk food in large quantity. They can taste it, they can satisfy their tongue, they can have a family time together, and still they can save their health. Yes. And कुछ हमारे मिथ्स हैं जो न्यूट्रिशन के बारे में है, और मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है। दे मे बी मिथ और दे मे बी करेक्ट, तो ये आप मुझे बताओ, ये मिथ है या ये करेक्ट है? फर्स्ट वन इज शुगर एडिक्टिव? Yes, sugar is addictive. और सेकंड दिक्कत ये आती है कि जितना शुगर का थ्रेशोल्ड आपने अपने टंग में बना के रखा है, ये बढ़ता जाता है। फिर कम शुगर से आपको वो किक और वो टेस्ट नहीं मिलता, तो वो मीठा मीठा हो सकता है।
और अगर हम उसे कम करते जाएंगे तो वो कम 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 भी हो जाएगा। Okay. ये चीज आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी हाँ। कि अगर आप मीठी चाय पीते जाते हैं तो वो मीठी 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 हो सकती है, या फिर आप उसको कम करें तो वो फीकी पे भी आप आके आपको सेम प्लेजर मिल सकता है। बट शुगर इज अडिक्टिव, सेरोटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, आपके हैप्पीनेस या फील गुड थोड़ा सा कराता है सिक्योर, तो बचना चाहिए। मीठा ही एक ऐसा चीज है जो हैक कर सकता है आपको, एजिंग ट्रिगर कर सकता है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ला सकता है। तो जो व्हाइट शुगर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो। तो मैम कुछ न्यूट्रिशन मिथ है जिसको आप बर्स्ट करिएगा, शायद ये मिथ हो या करेक्ट भी हो, आप मुझे बताइएगा। श्योर। तो फर्स्ट वन इज शुगर एडिक्टिव? यस, शुगर इज एडिक्टिव, और प्रॉब्लम ये भी है कि शुगर का हर एक पर्सन का एक थ्रेशोल्ड होता है टंग में। अगर आप उसे बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता भी जाएगा, घटाते जाएंगे तो घटता भी जाएगा, और ये चीज आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी। और शुगर को लेते रहने से उसका एडिक्शन डेफिनेटली हो जाता है। और शुगर ही एक ऐसी चीज है जो कि आपके एजिंग को ट्रिगर करती है। सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में शुगर भी जड़ पे होती है। तो शुगर एक ऐसी चीज है जिससे बचना चाहिए, खासतौर पे जो व्हाइट शुगर है उसे हमारे किचन को ही हैक किया हुआ है तो हमें शुगर से बचना चाहिए। शुगर इज एडिक्टिव। तो वी कैन यूज जैगरी या यस, हम वी कैन यूज जैगरी, बट दैट ऑल्सो टू अ सर्टेन लिमिट। अगेन अगर उसका भी कंजम्पशन बढ़ा दिया हमने तो वो एडिक्टिव हो जाएंगी। ऑल फैट्स आर बैड? Yes, this is a big myth that all fats are bad. All fats are not at all bad. In fact, fats are required for your hormonal health, your brain health, your skin health, and your gut health. अच्छा। तो जो नट्स में मौजूद फैट हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्दी फैट, जैसे कि पीनट है, कैशू है, फ्लैक्स सीड्स हैं, बादाम हैं, उनमें मौजूद जो कोकोनट है, दोज आर दी हेल्दीएस्ट फैट अवेलेबल, एंड बहुत अच्छे से आपके हेल्थ को प्रमोट करते हैं। इवन घी इज अ गुड fat. I was about to ask घी के बारे में। हाँ, घी इज अ गुड फैट। रिफाइंड ऑयल को आप कर सकते हैं कि अगर उसका भी मिसयूज अब्यूज कर रहे हैं हम, तो दोज विल बी बैड फैट। एंड ऑल्सो ट्रांस फैट, हाइड्रोजनेटेड फैट, जो कि चिप्स, कुरकुरे और हमारे बहुत सारे पैकेज्ड आइटम में रहते हैं, दोज आर वेरी वेरी बैड फैट बिकॉज बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज इट। इट इज एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैट, सो वी शुड नॉट कंज्यूम दैट। तो नेक्स्ट है कि फ्रूट कांट बी ईटन एट नाइट? I don't believe in that. I feel that fruits are easy to digest and they are the best snack during night time, because those will not cause any burden on your digestive system. So fruits can very well be eaten during night. In fact, कई बार हम बोलते हैं कि आप केवल fruits ले लो dinner पे and don't eat your dinner. Soup and fruits can also become a good dinner if you are eating it very very late. Okay, वरना ऐसा था कि केला रात में नहीं खा सकते, केला सर्दी में नहीं खा सकते, मतलब आपको सर्दी लगी है तो केला मत खाओ। These are all myths, because banana will support in your cold. Banana has vitamin C in it, which is disease protective. So it is myth, completely myth. नेक्स्ट इज मिल्क कैन बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक? जैसे कि हम बच्चों को उठते साथ जल्दी स्कूल भेजना है तो दूध पियो और जाओ, सो इज इट गुड? ये थ्योरी गलत है। मिल्क कैन बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक, दैट इज नॉट बैड, प्रोहिबिटेड, बट मिल्क देना बच्चों को अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वी ऑलवेज से कि बच्चे को उठने के बाद 2 से 3 घंटे का गैप उसके डाइजेशन सिस्टम को चालू होने के लिए लगता है। द किड्स उनका एलिमिनेशन भी नहीं हुआ रहता है, एंड वी पुश देम टू ड्रिंक और हैव समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी हेवी। मिल्क इज अ हेवी थिंग। इंस्टेड इफ यू फील लाइक गिविंग समथिंग टू योर किड, go for buttermilk. दही को पतला करके जो हम देते हैं, that is even digestible, better drink than giving them a whole milk. And sometimes we add lot of boost, Bournvita and other stuff, which makes it very very heavy for them. बिना बोर्नविटा हॉर्लिक्स बूस्ट के तो आजकल दूध पीना ही That's a wrong practice. And adding cornflakes and chocolates, those are also very very bad. It is loaded with sugar. Okay, next one, ma'am. Veg protein can be replaced by non-veg protein? नॉन-वेज जो प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन जिसको कहा जाता है, मिल्क, एग, फिश, चिकन, मीट,
इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू हाई रहती है। जी एंड जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसको सेकंड ग्रेड प्रोटीन कहा जाता है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन तो एनिमल प्रोडक्ट ही होता है। हाँ But then we have seen that many people have intolerance for animal protein. Yes. In that case, they prefer giving them the substitute of plant-based protein. Okay. That is okay. Again, it is an individual choice. But if you're taking a protein, so you should have balance between two. Animal plus plant-based protein, 50-50%. It can't be replaced. It has different values, different amino acid profile. But yes, of course, animal protein is better than plant protein. Okay. But अगर आपके बॉडी में इंटॉलरेंस है तो फिर हम प्लांट प्रोटीन से भी काम चला सकते हैं। ओके देन फूड सप्लीमेंट्स जो आजकल आ रहे हैं, कैन दे रियली रिप्लेस द मील वी हैव? 100%. They don't have anything to do if you are having a balanced diet altogether. They are also given to speed up your healing, maybe speed up something which you are deficient in. Yes. Maybe there is some problem, absorption problem है या कोई problem है. So supplements are given to those people who really need it. Okay. But not everybody should go for supplement because your natural diet is full-fledged, complete diet. Yes. And the last one, gluten-free diets are healthier. It's a myth because gluten is a protein which is found in wheat. ग्लू का मतलब होता है ग्लू मतलब कि बाइंडिंग। हाँ तो जो लचीलापन होता है, हाँ तो ग्लूटेन से बने हुए प्रोडक्ट जितने भी ब्रेड, बिस्किट, मैदा, इसमें जो पास्ताज जो शेप दे पाते हैं हम, हाँ। तो इट इज ड्यू टू ग्लूटेन। लेकिन बहुत सारी बॉडी में ग्लूटेन को पचाने के एंजाइम्स मिसिंग होते हैं, ओके जिससे उनको सॉफ्ट बहुत सारे सिम्टम पता चलते हैं, बट दे स्टिल कीप टेकिंग दैट ग्लूटेन और फिर उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ओके तो ऐसे में उन लोगों को तो ग्लूटेन अवॉइड करना चाहिए, बट जिनके पास डाइजेस्टिबल एंजाइम्स हैं, then it not necessarily go off gluten. It is completely safe and okay. एंड ऐसा जैसे हमारी जो बॉडी, इंडियन बॉडी जैसे हम बोलते हैं, वो शायद अडेप्टेबल है बिल्कुल ग्लूटेन के लिए अडेप्टेबल है। Not really everyone has this gluten intolerance, so we can continue taking gluten. ओके हम रिसेंटली आप दुबई गए थे फॉर एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, हाउ वाज इट? इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मैं अभी रिसेंटली बायो हैक समिट दुबई में, इंटरनेशनल बायो हैक समिट अटेंड करके आई। तो ये पूरी की पूरी समिट कॉन्फ्रेंस इस बात पे थी कि किस तरह से ह्यूमन परफॉर्मेंस को पीक पे पहुंचाया जा सकता है, ऑप्टिमल किया जा सकता है और एजिंग प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। लॉन्जेटिविटी पे था कि हम किस तरह अपनी अपने बॉडी को परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई, जो की उसमें टॉपिक्स और लर्निंग थी वो इस बात पे थी कि किस तरह से आपकी डाइट की डाइवर्सिटी प्ले करती है रोल आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए। किस तरह से आप अगर अर्ली स्लीप लेते हो और अपना स्लीप का कोटा पूरा करते हो, यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट हेल्प्स इन हीलिंग। किस तरह से ऑक्सीजन के सपोर्ट से आप अपने बॉडी में बहुत सारा हीलिंग स्पीड अप कर सकते हो। तो जिन लोगों को सुबह की मॉर्निंग की ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, एक ऐसे ऑक्सीजन चेंबर आने लगे हैं अच्छा। जिसमें उन लोग ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं, लाइक ओजोन थेरेपी आपने सुना, वैसे ऑक्सीजन थेरेपी। किस तरह से बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा होता है, फील्ड होता है, जिसको नाप कर आप पता लगा सकते हो कि आने वाले टाइम पे आपका कौन सा चक्रा वीक है, किस जगह पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम दोनों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस तरह की मशीन आ गई है जो ये जज करती है कि आपका ऑरा में क्या कमी है या वीक है या स्ट्रांग है। और क्रायोथेरेपी, कोल्ड वाटर बाथ थेरेपी पे भी बहुत सारी बातें हुई। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी गुड। आगे फ्यूचर शायद इन्हीं चीजों का है। ओके सो नाइस, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे मिली है इस बारे में भी। एंड ये आगे का फ्यूचर आपने हमें बता दिया शॉर्ट में कि आगे क्या हो सकता है। एग्जैक्टली। So thank you so much, Thank you ma'am, so much. for sharing your views in so many things, and आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। Thank you very much.